हेलो दोस्तों, मैं अजीत मौर्य एक बार पुनः जुड़ चुका हूं आपके बीच। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं न्यूट्रिशन साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन पर, जिसका नाम है विटामिन ई। तो आज हमारी जो चर्चा होगी वह विटामिन ई पर होगी। तो सबसे पहले हम विटामिन ई के रासायनिक नाम को जानेंगे। रासायनिक नाम विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल है। अब विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। यह जो आपका टोकोफेरॉल है, ये आपके किस भाषा का शब्द है, बार बार पूछा जाता है। तो आपका जो टोकोफेरॉल है, ये आपके ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है। अब यहीं पर इसका हम विश्लेषण कर लेते हैं टोकोफेरॉल का। टोकोफेरॉल को 3 भागों में तोड़ दिया। देखिए, सबसे पहले हमारा हो जाए टोकोज, फिर दूसरा हो जाएगा फेरो, और आपका तीसरा हो जाएगा ओएल, जिसमें आपका टोकोज का अर्थ होता है शिशु को जन्म देना, या इसको हम पहले इंग्लिश में देख लें, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग। फेरो का अर्थ होता है टू बियर, और आपका ओएल है, इसका संबंध एल्कोहल से होता है। हिंदी की बात करेंगे, टू स्पीयर अर्थात शिशु को जन्म देना, शिशु को जन्म देना। टू बियर यानी कि संपन्न करना, और ओएल जिसका एल्कोहल, ये आपका इसका एल्कोहल ही होता है। अर्थात हम देखेंगे इसके अगर पूरे शब्द को एक सुव्यवस्थित क्रम से करें, यानी कि एक ऐसा एल्कोहलिक पदार्थ जिसमें शिशु को जन्म देने की क्षमता हो। एक ऐसा एल्कोहलिक पदार्थ जिसमें शिशु को जन्म देने की क्षमता हो। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। इतनी तो हमारी बात हो गई विटामिन ई के रासायनिक नाम को लेकर के। और रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल आपके ग्रीक भाषा का शब्द है। हमने टोकोफेरॉल को तोड़ा 3 भाग में, टोकोज, फेरो और ओएल। जहाँ पर ओएल था एल्कोहल ग्रुप को बता रहा था, फेरो का अर्थ टू बियर अर्थात संपन्न करना होता है, जबकि वहीं पर टोकोज का अर्थ ऑफ स्प्रिंग अर्थात शिशु को जन्म देना होता है। और इसको हमने एक शब्द में देखा तो क्या मिला, ऐसा एल्कोहलिक पदार्थ जिसमें शिशु को जन्म देने की क्षमता हो। चलिए अब देखिए, शिशु को जन्म देने की क्षमता की बात हो रही है, तो इसके जो नाम है, अन्य नाम है, उसको देख लेते हैं। शायद दिख रहा होगा आपको। तो इसे फर्टिलिटी विटामिन, इसे फर्टिलिटी विटामिन, इसे फर्टिलिटी विटामिन, प्रजनन का विटामिन, जनन का विटामिन, संतान उत्पन्न का विटामिन, संतान उत्पन्न का विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। अब यहाँ पे जान लीजिए, जो स्टेरिलिटी लिख रहा हूँ मैं, स्टेरिलिटी का अर्थ ही होता है बांझपन। बांझपन होता है, यानी कि बांझपन को रोकने वाली विटामिन।
या इसी को हिंदी में कहा जाता है बांझपन रोधी विटामिन, बांझपन रोधी विटामिन, सुंदरता का विटामिन, सुंदरता का विटामिन, आप लोग देखते होंगे कि जो विटामिन ई को लोग कैप्सूल को निकाल करके बालों में लगाते हैं, चेहरे पे लगाते हैं। तो विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन, उसी के हिंदी कर देंगे तो आपका ब्यूटी विटामिन हो जाएगा। ब्यूटी विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, बांझता प्रतिरोध विटामिन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमने एक शब्द प्रयोग किया एंटीऑक्सीडेंट। आप इसके पहले एंटीऑक्सीडेंट के विटामिन के अंतर्गत हमने आपको 3 बताया था, ए सी, विटामिन ए और सी, और आपका तीसरी विटामिन आता है ई, जो कि आपके मुक्त मूलक को हटाने में सहयोगी होते हैं। फ्री मूलक, मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल को हटाने में सहयोगी होते हैं। ये आपके विटामिन है, इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से जाना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के अंतर्गत आप 3 विटामिन को जानते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं इससे संबंधित। देखिए, जो इसे प्रजनन विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो इससे संबंधित आपका एक टर्म आता है, एक वैज्ञानिक हैं और इन्होंने 1922 में, वैज्ञानिक कौन से हैं, इवांस और विसाव, इवांस और विसाव, इवांस और विसव ने 1922 में अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि चूहों में सामान्य प्रजनन क्रिया के लिए एक तत्व चाहिए होता है जिसे विटामिन ई नाम दिया। इवांस और बिशॉप ने 1922 में अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि चूहों में सामान्य प्रजनन के लिए एक तत्व चाहिए होता है और जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, विटामिन ई नाम दिया। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विटामिन ई वसा यौगिकों के, विटामिन ई वसा यौगिकों के असाबुनीकरण भाग में स्थिर होता है। विटामिन ई वसा यौगिकों के असाबुनीकरण भाग में स्थिर होता है। और आपका यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगले पॉइंट हम लोग देखेंगे विटामिन ई की विशेषता को। विटामिन ई की विशेषता, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमें पता है कि हमारी जो विटामिनें होती हैं आपकी WBC यानी कि विटामिन बी और सी जो वाटर सोल्यूबल है, बाकी की बाकी सारी ऑयल सोल्यूबल है। अर्थात यह जल में अघुलनशील है, जल में
अघुलनशील है। वसा घोलक ईथर, एल्कोहल, बेंजीन में घुलनशील है। यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से नष्ट हो जाता है। यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से नष्ट हो जाता है। अगला पॉइंट जान लेंगे। यह 200 अंश सेल्सियस ताप पर नष्ट हो जाता है। यह हल्के पीले रंग का तैलीय पदार्थ है। यह हल्के पीले रंग का तैलीय पदार्थ है। अब हम यहाँ पे देखेंगे विटामिन ई के रूप, जो कि 2 रूप हैं। विटामिन ई के रूप, इसके कितने रूप हैं? मुख्य रूप से 2 हैं। 2 में कौन कौन से आपके हैं? आपका एक है टोकोफेरॉल, जो कि इसके टोकोफेरॉल के अंतर्गत 3 आते हैं। एक आपका आता है अल्फा टोकोफेरॉल, एक आपका आता है बीटा टोकोफेरॉल, एक आपका आता है गामा टोकोफेरॉल। विटामिन ई के रूप मुख्य रूप से 2 हैं। एक आपका टोकोफेरॉल है और आपका दूसरा है टोकोट्रिनोल। तो इसमें से आपका यह सक्रिय रूप है सबसे टोकोफेरॉल, और इसके 3 रूप हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा। चलिए इसमें से एक एक करके हम देखते हैं टोकोफेरॉल के। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे अल्फ़ा टोकोफेरॉल के बारे में। अल्फ़ा टोकोफेरॉल, आपका अल्फ़ा टोकोफेरॉल यह एक असंतृप्त जटिल एल्कोहल है। असंतृप्त जटिल एल्कोहल है। अल्फ़ा टोकोफेरॉल में ही प्रजनन क्षमता पाई जाती है, यानी कि इसी में ही प्रजनन क्षमता का गुण पाया जाता है। यह सबसे ज़्यादा सक्रिय है। हमने बताया विटामिन ई के 2 रूप हैं, आपका टोकोफेरॉल और टोकोट्रिनोल। टोकोफेरॉल के 3 रूप बताए हमने, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा ये आपका सबसे सक्रिय रूप है और इसी में प्रजनन क्षमता का गुण पाया जाता है, और यह असंतृप्त जटिल एल्कोहल है। अब चलिए देखेंगे बीटा टोकोफेरॉल को देखेंगे नए पेज से। शायद दिख रहा होगा अब आपको। चलिए बीटा टोकोफेरॉल, बीटा टोकोफेरॉल की बात करेंगे तो यह आपका अल्फ़ा टोकोफेरॉल के समान ही है।
अल्फा टोको के समान, बस इसकी संरचना में बेंजीन रिंग 7 पर मिथाइल समूह नहीं पाया जाता। समान है, बस इसकी संरचना में बेंजीन रिंग 7 पर, बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए मिथाइल समूह नहीं पाया जाता। बाकी सब ये आपके अल्फा टोकोफेरॉल के ही समान होता है। अगला देखेंगे गामा टोकोफेरॉल पे। गामा टोकोफेरॉल यह निष्क्रिय अवस्था में होता है। यह निष्क्रिय अवस्था में होता है। तो इतनी बात हो गई हमारे इसके प्रकार की। अब हम इसके कार्य को देखते हैं। कार्य का मतलब विटामिन ई के कार्य। सबसे पहले हमें पता है कि आपका जो विटामिन ई है ये आपका एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें 3 विटामिन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट। अब आपको पता ही है कि अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए यहाँ पे। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे यौगिक होते हैं जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकते हैं, आमतौर पर ऑटो ऑक्सीडेशन के रूप में होता है। एंटीऑक्सीडेंट की बात हो गई। ये आपके प्रकार क्या है, इसका कार्य क्या है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। और जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं तो ऐसे यौगिक होते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकते हैं। चलिए इतनी बात हो गई। एक रासायनिक प्रक्रिया जो मुक्त कणों यानी कि फ्री रेडिकल उत्पादित कर सकती है, ऑटो ऑक्सीडेशन से जीवित पदार्थ सहित कार्बनिक यौगों का क्षरण होता है। यानी कि हमारे कहने का मतलब यही था कि जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो कि आपके ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकने काम करते हैं, और यही आमतौर पर ऑटो ऑक्सीडेशन के रूप में होता है। आमतौर पर ऑटो ऑक्सीडेशन के रूप में होता है। और यहीं पर यही जो है एक रासायनिक प्रक्रिया जो मुक्त कणों मतलब फ्री रेडिकल उत्पादित कर सकती है। कौन उत्पादित करेगी, जो ऑटो ऑक्सीडेशन होगा वहाँ से आपके फ्री रेडिकल उत्पादित होंगे, और ऑटो ऑक्सीडेशन से जीवित पदार्थों सहित कार्बनिक यौगों का क्षरण होता है। बात समझ आ गई होगी। अगले पॉइंट को देखते हैं। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट उपचारित किया जाता है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट से उपचारित किया जाता है। विशेष रूप से
विशेष रूप से वसा के खराब होने से। अगला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन ए के ऑक्सीकरण को रोकता है। विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन ए के ऑक्सीकरण को रोकने का कार्य करता है। आगे देखेंगे, यह तंतुओं में पाए जाने वाले असंतृप्त वसीय अम्लों को ऑक्सीकरण होने से रोकने का कार्य करता है। अगला देखेंगे, यह फ्री रेडिकल्स मुक्त मूल, फ्री रेडिकल मतलब मुक्त मूलक को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जैसे कि हमने पहले बताया आपको, यह आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। यह आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। आरबीसी को ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे आपका हाइड्रोजन पराऑक्साइड से टूटने फूटने व नष्ट होने से बचाता है। यह जनन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। जैसा कि आपको पता है, पुरुषों में इसकी कमी से जनन कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। यानी कि पुरुषों में इसकी कमी से जनन कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। पुरुषों में इसकी कमी से जनन कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और कुछ समय बाद शुक्रजनक उपकल भी नष्ट हो जाते हैं। यानी जो यहाँ पर शुक्रजनक उपकल की बात हो रही है, इसका तात्पर्य होता है जहाँ पर शुक्राणु बनता है। सबसे पहले जब इसकी कमी होगी तो पुरुषों में इसकी जनन कोशिकाएं नष्ट होगी। जब इसकी कमी लंबे समय तक होगी तो वहाँ पे जो कलाएँ हैं जहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है, जहाँ बनता है, वो भी नष्ट हो जाता है। तथा महिलाओं में इसकी कमी से बार बार गर्भपात को देखा जाता है, या जो है गर्भावस्था में भ्रूण का विकास रुक जाता है और कई बार अस्थायी रूप से प्रजनन क्षमता का ह्रास हो जाता है, या जो है कई बार ऐसा देखा जाता है कि इसकी कमी से प्रजनन क्षमता का ह्रास हो जाता है। यह यकृत को कार्बन टेट्रा क्लोराइड के विष से होने वाले नुकसान से बचाता है। यह यकृत को कार्बन टेट्रा क्लोराइड के विष से होने वाले नुकसान से बचाता है।
यह न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अब इसकी हम कमी को देख लेते हैं। कमी की बात करें, जब कमी की बात आती है तो इसमें सबसे पहले हमको देखने को मिलता है मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। अब आपके लिए एक नया टर्म होगा, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि मस्कुलर डायस्ट्रॉफी में होता क्या है। मस्कुलर डायस्ट्रॉफी की बात की जाए तो इसमें आपका कुछ और नहीं होता बल्कि मांसपेशियों का क्षरण होता है, मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन एवं कमजोरी उत्पन्न हो जाती है, कमजोरी उत्पन्न हो जाती है। और यह आनुवांशिक गुणों के विकार से होने वाले रोगों का समूह है। बात समझ आई होगी? यह आनुवांशिक गुणों के विकार से होने वाले रोगों का समूह है। कौन? मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन, कमजोरी, मांसपेशियों का क्षरण, जो कि विशेष रूप से आपके मस्कुलर डायस्ट्रॉफी में देखा जाता है। और ये जितने समस्याएं देखी गई ये आपके सारे के सारे आनुवांशिक गुणों के विकार से होने वाले रोगों के समूह हैं। चलिए, नहीं इसको एक बार पुनः 20 से तो यहाँ पे मैं क्लिक नहीं कर सकता, लेकिन हटा नहीं पाऊँगा एडिट करके। आप लोग पुनः एक बार ध्यान से दीजिएगा। हूबहू इसमें आपके मांसपेशियों का क्षरण होता है, मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन एवं कमजोरी उत्पन्न हो जाती है। यह आनुवांशिक गुणों के विकार से होने वाले रोगों का समूह है। यह आनुवांशिक गुणों के विकार से होने वाले रोगों का समूह है। तो दूसरा देखेंगे, बार बार गर्भपात कमी से, जैसा कि महिलाओं में देखा जाता है, हृदय रोग व मधुमेह को देखा जाता है, त्वचा संबंधी रोग को देखा जाता है, शिशुओं में रक्ताल्पता को देखा जाता है, आरबीसी का विघटन को देखा जाता है, आरबीसी के विघटन को देखा जाता है। और इसकी कमी से मांसपेशियों के रेशे नष्ट हो जाते हैं व उसका स्थान वसा एवं ऊतक ले लेते हैं। इस तरह से ऊतकों में कोलेस्ट्रॉल व फास्फोलिपिड्स की मात्रा में वृद्धि होने लगती है, जिससे क्रिएटिन और ग्लाइकोजन की मात्रा घटने लगती है, जिसके कारण पक्षाघात हो सकता है। किसकी मात्रा घटने लगेगी? क्रिएटिन और ग्लाइकोजन की मात्रा घटने लगती है। किसकी मात्रा बढ़ेगी? कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड की मात्रा की वृद्धि होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हमारे मांसपेशी रेशे हैं ये नष्ट होते हैं और उनका स्थान कौन ग्रहण करता है? वसा एवं ऊतक। जब वसा और ऊतक ले लेते हैं तो पता हमें वसा में कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड पाया जाता है, और इनकी जब मात्रा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात आपके क्रिएटिन और ग्लाइकोजन की मात्रा घटेगी, जिसके कारण आपके पक्षाघात की संभावना को देखा जा सकता है या पक्षाघात होने का भय बना रहता है। अगर अब हम इसके स्रोत की बात करें तो आपके मक्के के भूड में सर्वाधिक विटामिन ई पाया जाता है। अगर सर्वाधिक की बात की जाए तो आपका नाम आता है मक्के के भूड के तेल में सर्वाधिक विटामिन
ई पाया जाता है। इसके अतिरिक्त गेहूं के अंकुर के तेल, साबुत अनाज, सोयाबीन, मूंगफली के दाने आदि में भी इसकी पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। लेकिन जब भी सबसे अधिक की बात करें तो मक्के के भूड़ के तेल में सर्वाधिक विटामिन ई पाया जाता है। अवशोषण की बात कर लेते हैं। अवशोषण की बात करेंगे तो इसका जो अवशोषण होता है वह छोटी आंत में होता है, परंतु अवशोषण के लिए वसा तथा पित्तरस का होना अति आवश्यक है। कहाँ पे होगा अवशोषण? छोटी आंत में होगा। छोटी आंत में होगा, लेकिन अवशोषण के लिए वसा तथा पित्तरस होना अति आवश्यक है। बट अवशोषण के लिए वसा तथा पित्तरस का होना अति आवश्यक है। चलिए अब हम देख लेते हैं संग्रह को। ये आपके यकृत की मांसपेशियों तथा शरीर की चर्बी में संग्रहित होता है। यकृत की मांसपेशी तथा चर्बी में संग्रहित होता है। जबकि यकृत की मांसपेशी में सबसे ज़्यादा कंफर्म हो गया होगा। और अगर हम विसर्जन की बात करें तो इसका आधा से अधिक भाग विसर्जन की बात करें, आपको पता है कि जो हमारा विटामिन ई है यह आपके वसा सोल्यूबल है, अर्थात मूत्र के द्वारा इसका विसर्जन तो नहीं होगा, बल्कि इसका आधा से अधिक भाग मल द्वारा विसर्जित हो जाता है। चलिए यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं और पुनः मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।